Assalamu students, welcome back to our physics journey, physics with professor. In the last lecture, we learned about the scalars and vectors, its meaning and examples, and why would we ever need to separate scalars and vectors. Today, in our second lecture of chapter number 2, part 1 intermediate force and motion, we will learn about how to represent these two quantities, scalars and vectors, and how and what is vector addition using head to tail rule. तो बताता चलूं आपको दोबारा बच्चे कि इस लेक्चर के अंदर जो है ना वो 3 टॉपिक जो है ना दोबारा फिर से जो है ना वो कवर अप करेंगे। नंबर 1 टॉपिक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर्स, and the second is representation of vectors, and the third one is vector addition using the head to tail rule. तो ये 3 टॉपिक जो है ना वो इस लेक्चर के अंदर जो है ना बच्चों हम कवर अप करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में जो कि पूरा ब्रीफली जो है वो समझ चुके हैं, एग्जांपल के साथ देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे वो लिंक क्लिक करके तो आप जो है ना वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों लेक्चर के फर्स्ट पार्ट की तरफ। Part 1, Representation of Scalars. रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर्स कि स्केलर्स को जब है ना हम जब लिखते हैं, कहीं पे किसी को बयान करके बताते हैं, तो उसको जो है ना हम किस तरह रिप्रेजेंट आखिर कैसे करते हैं, वो आज बच्चों हम सीखते हैं। कि उसको बताने से पहले जैसे कि हम देखो बच्चों पढ़ा था कि जो स्केलर्स क्वांटिटीज है ना वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मैग्नीट्यूड होती है, उसके अंदर कोई डायरेक्शन वगैरह जो है ना वो मौजूद नहीं होती। तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, चूंकि इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है तो सिर्फ हम इसको नंबर और यूनिट के साथ जो है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो हम अल्फाबेटिक जो है ना वो स्मॉल लोअर केस में जो है ना वो अल्फाबेटिक लेटर्स जो है ना वो यूज करते हैं एज अ सिंबल के तौर पे। तो बताता चलूं कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं जैसे हम पहले पढ़ चुके थे, दे हैव चूंकि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड होती है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेड बाय, इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम सिंपली सिंबल के साथ या सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नो एरो, नो एरो, नो डायरेक्शन। क्योंकि बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि इस जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं इनके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई भी डायरेक्शन वगैरह जो मौजूद नहीं होती। तो इनको सिंपली जो है ना वो हम सिंबल जो है ना उनके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उनके अंदर कोई भी एरो वगैरह जो है ना वो, चूंकि उनके अंदर डायरेक्शन तो होती नहीं, नो डायरेक्शन, उसके अंदर डायरेक्शन ही मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हम कोई भी जो है ना वो एरो जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ जो है ना वो ब्रीफली करूँ तो एग्जाम्पल्स क्या है बेटे, मैथ्स। तो जैसा कि बच्चों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो मैथ्स है ना हमारे पास, मैथ्स एक जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस मैथ्स को हम जो है वो जब सिंबॉलिकली कहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए सिंपल जो हम वर्ड है ना वो स्मॉल लोअर केस के अंदर जो है ना वो सिंपल एम का जो सिंबल है ना वो यूज करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए जो है वो स्मॉल लेटर के अंदर जो है ना वो हम एम का सिंबल यूज करते हैं, और कहीं पे भी अगर एम लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो मैथ्स होगा। तो किसी यूनिट के साथ ना एम लिखा हो, यूनिट के साथ एम लिखा हो तो वो पता है प्रीफिक्सेस के तौर पर जो मिली है, मिली का भी जो वो सिंबल है ना वो हम एम ही यूज करते हैं। तो अगर वो यूनिट के साथ नहीं लिखा हो, सिंपल जो है वो एम कहीं पे राइटिंग के अंदर लिखा हो, तो वो जो है एम जो है ना वो हमें मैथ्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह किसी भी जो हमारे पास किसी चीज का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो जो है उसको हम सिंपल एस के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। इसी तरह हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी, तो एनर्जी के लिए जो सिंबल है वो हम सिंपली ई जो है
वो इस्तेमाल करते हैं। वर्क के लिए हम सिंपल जो है वो डब्ल्यू इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा इनके लिए सिंपल्स हम वो जो है वो सिंबल्स इंग्लिश के अल्फाबेट्स के जो है ना वो वर्ड्स यूज करते हैं। इसके लिए कोई भी इसको बोल्ड वगैरह करके या एरो वगैरह इसके लिए कुछ भी जो है ना वो नहीं लगाते। अब चलते हैं बच्चों लेक्चर के जो है ना वो सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ तक जो है ना वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो हो ऑफ स्केलर जो है ना वो यही तक थे कि सिंपल इनके हम सिंबल के साथ जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं बच्चों इस लेक्चर के जो है ना वो सेकंड पार्ट की तरफ। Part 2, Representation of Vectors. तो बच्चों जैसे कि हम पहले वो लेक्चर में जो है ना वो ये समझ चुके हैं, सुन चुके हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है ना वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है वो डायरेक्शन भी चूंकि लाजमन होती है। तो इसलिए चूंकि सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड होती है और इसके अंदर जो है वो डायरेक्शन वगैरह भी होती है, तो इसको जो है ना वो सिंबॉलिकली ग्राफिकली हम डिफरेंट तरीके से जो है ना वो ड्रा करते हैं। इससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए इसे हम डिफरेंट तरीके से जो है ना वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चलो बच्चे वो आज हम सीखते हैं। अच्छा, तो चूंकि बच्चों वेक्टर्स के अंदर जो है ना वो सिर्फ ये दो चीजें मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है ये दोनों की दोनों चीजें मौजूद होती हैं। तो इनको वेक्टर्स को ना हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीका है सिंबॉलिकली और दूसरा तरीका है ग्राफिकली। जब हम इन वेक्टर्स को जो है ना वो राइटिंग में मतलब कभी किताब पे या आपको जो है वो रजिस्टर वगैरह पे कहीं लिखना पड़े तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम जो है वो सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों को याद रखना है कि सिंबॉलिकली जो है ना वो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड फेस लेटर्स। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि जो सिंबॉलिकली है ना वो हम वेक्टर्स को जो है वो दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम उनके जो सिंबल्स होते हैं क्योंकि उनको स्केलर से जो है वो डिफरेंशिएट करना है, ये इनको हम बोल्ड करके नहीं लिखते। तो इनको जो है उस स्केलर से डिफरेंशिएट करने के लिए कि हमें किसी किताब के ऊपर कहीं पे लिखा हुआ वर्ड नजर आ जाए और हम उसको देख के ही ये कह रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है ना ये भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये बोल्ड फेस में लिखी हुई है, या उसके ऊपर जो है वो हम एरो हेड लगा देते हैं, शो कर देते हैं। अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं, लेट्स सपोज हमारे पास इसकी एग्जांपल है। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि वेलोसिटी को जो है उसका सिंबल तो v होता है, लेकिन उसको जो है हमने वो थोड़ा सा बोल्ड करके जो है वो लिखना होता है, या उस v के ऊपर जो है वो हम सिंपली इस तरह एरो लगा देते हैं। और बच्चों इसे एक और तरीके से भी, जैसे आप हायर लेवल पे जाओगे ना बीएस लेवल पे जाओगे तो वहां पे हम इन वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर जो है वो सिर्फ लाइन या बार लगा के जो है वो इस तरह भी जो है ना वेक्टर क्वांटिटीज को जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको हम इन तीन तरीकों से है ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या उनके हमने जो फेसेस है उनको बोल्ड कर देना है, या उनके ऊपर जो है वो एरो हेड लगा देना है, या उनके ऊपर जो है वो लाइन लगा देनी है। ये तीनों के तीनों जो मेथड्स हैं वो हमारे पास इन वेक्टर क्वांटिटीज को जो है ना वो रिप्रेजेंट करने के हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लेट्स सपोज मैं फोर्स की बात लिख दूं कि फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्स के लिए जो है वो हम सिंबल एफ लगाते हैं। तो ये सिंबल एफ को यहां हमने फिर बोल्ड कर देना है, या फिर इस एफ के ऊपर हमने एरो लगा देना है, और या इस एफ के ऊपर हमने लाइन लगा देनी। तो ये तीनों केसेस के साथ जो है ना वो हम इनको इस तरह जो है ना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रही हमारे पास इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जो इनकी सेकंड रिप्रेजेंटेशन है ना वो हमारे पास है इनकी ग्राफिकली। तो बच्चों हम वेक्टर्स को जो है ना वो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों ने याद रखना है। ग्राफिकली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ना हम रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है वो वेक्टर डायग्राम जो है ना वो उसका इस्तेमाल करते हैं। और वेक्टर डायग्राम के अंदर हम वेक्टर्स को जो रिप्रेजेंट है ना वो वेक्टर डायग्राम के साथ, ठीक है। तो वेक्टर डायग्राम के अंदर हम इनको एरो के साथ एनारो इनको हम जो है वो एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि जो एरो है वो एक लंबा सा इस तरह वो जो एरो बनाता है, इस तरह एरो के साथ जो है ना वो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो के अंदर जो उसकी लेंथ होती है ना, लेंथ
चूंकि हमें पता है कि जो वेक्टर्स क्वांटिटीज उनके अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, एक होती है उनकी मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए जो है वो हम ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं उनको एक एरो के साथ, और एरो के अंदर जो उसकी एरो की जो लेंथ होती है ना, जो एरो की लेंथ होती है, हमारे पास एक एरो है तो उस एरो का जो है वो एक नीचे वाला हिस्सा जो है वो टेल होता है, उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे हम हेड कहते हैं। तो उस हेड और टेल के दरमियान ये जो लेंथ है, मतलब ये जो एरो की लेंथ होती है, इसे हम कहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड। और इस एरो की जो डायरेक्शन है वो इसके हेड के साथ, कि जिस तरफ इसका हेड होगा ना, हमारे पास ये उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर। लेट्स सपोज यहाँ पे जो एरो है इसकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट वाली साइड पे है, तो वो हमारे पास ये जो एरो होगा वो जो है वो इस वेक्टर को हम कहेंगे उसकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट वाली साइड पे है। तो ये जो हमारे पास ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मेथड है ग्राफिकली। तो अगर हम इस फर्ज करें इस जो वेक्टर है उसकी जो लेंथ है वो हम ज्यादा कर दें, तो लेंथ के ज्यादा करने से इसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो कि लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो उसकी मैग्नीट्यूड का वाला ज्यादा हो जाएगा, और अगर उसकी लेंथ हम छोटी कर दें तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है ना वो क्या हो जाएगी बोला, कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो लेंथ है ना वो कम हो जाएगी। और अगर इसी तरह अगर फर्ज करें हम इस जो वेक्टर है इसको 180 डिग्री जो है ना वो रोटेट करते हैं, तो वो पहले अगर वो ईस्ट वाली डायरेक्शन में था, बाद में वो चला जाएगा हमारे पास वेस्ट वाली डायरेक्शन में। तो इस तरह जो है वो हम एंगल्स की मदद से जो है वो उनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और उसकी लेंथ की मैग्नीट्यूड, लेंथ को कम ज्यादा करके हम उसकी मैग्नीट्यूड को जो है ना वो वेरी कर सकते हैं। तो बच्चों ये तरीका है किसी भी वेक्टर को ना रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकली। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन बच गया, कोई चीज आपने पूछनी होगी, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों। उसे वहां तक जाने से पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इसके बारे में बता दूंगा। ये जो हम वेक्टर क्वांटिटीज को सिंबॉलिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के दौरान जो है ना वो एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, एक्सप्लेन जो है ना वो बाद में कर दूंगा। तो सिंबॉलिकली के अंदर ये लेट्स सपोज हमारे पास एफ है ना, तो एफ के साथ ये एफ है, तो ये जो एफ हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसको जब हम इसका फार्मूला लिखते हैं तो ये चूंकि इसके अंदर दो चीजें होती हैं ना, जैसे हमने कहा कि ग्राफिकली के अंदर भी एरो होता है, और एरो जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो हेड है वो डायरेक्शन को। तो जो सिंबॉलिकल है उसके अंदर मैग्नीट्यूड वो कैसे होती है, वो मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंपल जो है ना वो उस एफ के गिर्द जो है वो मार लगा देते हैं, और साथ में डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर को। ठीक है, और ये फार्मूला कहाँ से आया, इसके लिए क्या है, वो हम जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो तब जो है ना वो वहां पे मैं एक्सप्लेन मजीद कर दूंगा। ठीक है, और ये यहाँ पे जो ये चीज है ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, और ये रिप्रेजेंट करती है किसको, डायरेक्शन को। ठीक हो गया, तो चलते हैं बेटे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Part 3 Vector Addition using Head to Tail Rule. तो बच्चों ये हमारा जो थर्ड वाला जो टॉपिक है ना, थर्ड वाला जो पार्ट है, इसका नाम क्या है, वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो इसको बताने से, इसको शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि ये वेक्टर एडिशन जो है यूजिंग हेड टू टेल रूल, बस आखिर हमें वेक्टर्स को ऐड करने की जो है ना वो जरूरत ही क्यों पेश है। लेट्स सपोज अगर फर्ज करो हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर जो है ना वो एक ही फोर्स, एक ही वेक्टर क्वांटिटी जो है ना वो एक्ट कर रही है ना, तो सिंपली हम जो है ना उसके मैग्नीट्यूड जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, वो किस तरफ जा रही है, वो कितनी क्वांटिटी में जा रही है वो। लेकिन अगर कभी कभार जो है वो किसी एक बॉडी के ऊपर जो है ना वो एक टाइम के ऊपर एक से ज्यादा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो उसके ऊपर एक्ट करें, तो फिर उनका जो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है ना, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, उस कंबाइंड इफेक्ट को फाइंड करने के लिए जो है ना वो हम वेक्टर्स को जो है ना वो ऐड करते हैं, और जो वो उनका कंबाइंड इफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट उनका वेक्टर। क्योंकि वेक्टर्स को ऐड किया तो जो नया वेक्टर आएगा उसको, जो उनका रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं उसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि जब एक बॉडी के ऊपर व्हेन मोर देन वन वेक्टर क्वांटिटीज एक्ट ऑन अ बॉडी एट द सेम टाइम, तो तब जो है ना वो हमें वेक्टर एडिशन की जो है ना वो बड़ी ही अशद जरूरत पड़ती है। तो अब लेट्स सपोज मैं अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि हमारे पास फर्ज करें हमारे पास एक बॉक्स है, तो उस बॉक्स के ऊपर लेट्स सपोज एक फोर्स एक्ट हो रही है F1। लेट्स सपोज इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो हमारे पास F1 फोर्स है, और जब ये इस F1 फोर्स जो है ना
वो इसके लेफ्ट साइड से जो है ना वो राइट साइड के अलोंग जो है ना वो एक्ट करेगा। तो जो वो ये ब्लॉक है, ये जो बॉक्स है ना, ये आगे की तरफ जो है ना वो मूव करेगा। लेकिन अगर फर्ज करो, अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेटर भी मैं आपको थोड़ा सा लगा के तो बताऊं यहाँ पे, तो फर्ज करें हमारे पास जो यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेटर है वो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये हमारे पास नॉर्थ है, और ये हमारे पास साउथ है। ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक जो है ना वो लेफ्ट साइड से इसे फोर्स लगाई जाएगी तो ये जो है ना राइट साइड में, मतलब वो ईस्ट की जानिब जो है ना वो मूव करेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर फर्ज करो इसी ब्लॉक के ऊपर जो है ना हम जो है वो नीचे से जो है सेम ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर हम नीचे से जो है ना वो ऊपर की तरफ जो है ना वो फोर्स लगाते हैं, उसको हम F2 का नाम जो है ना वो दे देते हैं। तो ये जो जब ब्लॉक है ना, जब इसको नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब साउथ से जो है ना वो नॉर्थ की साइड पे जो है ना वो फोर्स लगी, तो जो है वो हमारे पास जो ब्लॉक है ना वैसे ऊपर की तरफ जो है ना वो मूव करना शुरू कर देगा, वो नॉर्थ की तरफ जाना जो है ना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर ये दोनों की दोनों जो क्वांटिटीज है ना वो एक ही टाइम बैक वक्त, मतलब एक ही टाइम पे जो है ना वो इस ब्लॉक के ऊपर जो है वो एक्ट करें, तो तब क्या होगा कि हमारे पास ये ब्लॉक है, तो F1 की फोर्स ये वाली और F2 की फोर्स हमारे पास ये वाली। तो तब जब ये हमारे पास F1 और F2 जो है ना दोनों सेम टाइम के ऊपर जो है ना सेम टाइम, तो सेम टाइम के ऊपर जब ये दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगी तो तब ये जो ब्लॉक है ना वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो हमें पता लगता है इन दोनों को कंबाइन करके। वैसे अगर मैं आपको वो दिखाऊंगे, अगर फर्स्ट करो हमारे पास वो फोर्स जो है ना वो नीचे से भी लग रही है और राइट साइड भी लग रही है, तो वो जो ब्लॉक है ना वो इंक्लाइन एंगल बना के जो है ना वो उस तरफ जो है ना वो मूव करना शुरू कर देगा। उसको हम ग्राफिकली भी जो है ना वो इसको ऐड करके देखते हैं कि आखिर इनका जो है ना वो रिजल्ट क्या आएगा, इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा। जो ब्लॉक है वो इन दोनों फोर्सेस को लगने के बाद जो है वो किस तरह मूव करेगा। उसके लिए हम यूज करते हैं हेड टू टेल रूल, और हेड टू टेल रूल जो है उसके 3 स्टेप्स हैं बच्चों। तो उन तीनों स्टेप्स को फॉलो करके हम इन दोनों फोर्सेस को जो है ना वो ऐड करके देखते हैं और इनका रिजल्ट भी देखते हैं, रिजल्ट वेक्टर देखते हैं, और साथ फिर हम हेड टू टेल रूल जो है उसको भी समझ लेते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हेड टू टेल रूल। अच्छा, तो बच्चों ये हमारे पास जो है ना वो सिंपली जो है ना वो 3 स्टेप्स हैं हेड टू टेल रूल जो है ना वो अप्लाई करने के लिए डिफरेंट वेक्टर्स के ऊपर। तो अगर मैं आप लोगों को इन जो वेक्टर्स, 2 फोर्सेस हैं, इनके ऊपर ये रेस्ट्रिक्टिव रूल अप्लाई करके दिखाऊं तो वो कैसे करना वाला, कहता है ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्शन एंड स्केल। कि जो लेट्स सपोज इन दोनों वेक्टर्स में से आपने किसी एक वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर कहना है, लेट्स सपोज F1 जो है उसे हम फर्स्ट वेक्टर कहते हैं। तो इसे उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो है ना उसी डायरेक्शन के अंदर, और जितनी उसकी मैग्नीट्यूड है वो स्केल के साथ जो है ना उतनी ही मैग्नीट्यूड जो है वो आपने रख के जो है ना उसको लिखना है। फर्ज करो वो आप स्केल के साथ आप कह देते हो कि अगर वो फोर्स लगी है वो हमारे पास 5 न्यूटन की है, वो F1 इज इक्वल टू हमारे पास 5 न्यूटन है, तो आप करोगे क्या कि स्केल के ऊपर कह दो कि स्केल के ऊपर जो है ना वो हमारे पास लेट्स सपोज वो 1 सेंटीमीटर जो है ना वो हमारे पास 2 न्यूटन फोर्स के बराबर है। तो अगर 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन फोर्स के बराबर है तो आपको 2.5 सेंटीमीटर की जो है ना वो लाइन लगानी पड़ेगी ईस्ट वाली साइड पे ही, जो कि बराबर होगी किसके बोला, वो 2.5 सेंटीमीटर बराबर होगा हमारे पास किसके बोला, 5 उसके 5 न्यूटन के। ठीक हो गया, तो इस तरह से, तो इस तरह से जो है ना वो स्केल और डायरेक्शन का जो है ना आपने बड़ा जरा हिसाब रखना है। तो लेट्स मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पे, मैंने F1 को जो है वो सिंपली जो है वो ड्रा कर दिया उसी की डायरेक्शन के अंदर, लेट्स सपोज उसी स्केल के साथ। तो ये हमारे पास आ गया F1, क्या आ गया हमारे पास, F1 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा कहता है फ्रॉम द हेड, हेड या टिप, ये जो हेड है इस हेड से टिप से जो है ना ऑफ द वेक्टर ड्रॉ द सेकंड वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट वेक्टर था, दूसरे वेक्टर को जब आपने इसके साथ ऐड करना है ना तो आपने इसके हेड के ऊपर से, जो कहां से बोला, हेड के ऊपर से जो है ना दूसरे वेक्टर को जो है ड्रॉ करना है इन इट्स डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो है, मतलब अगर वो नॉर्थ की साइड पे है तो उसको अपने नॉर्थ के साइड पे जो है ना वो उसी साइड पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो अब रिप्रेजेंट करने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास F2 है, तो उसको हम यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास F2 को। लें जी, हमारे पास इन 2 वेक्टर्स को हमने कंबाइन कर दिया।
अब इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करके ऐड करने के बाद जो इनका कंबाइंड इफेक्ट आएगा ना, वो हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी जिसको हमने कहा था वो कंबाइंड इफेक्ट कहते हैं। इज ड्रिवन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, कि अगर पहला वेक्टर है उसकी टेल से शुरू करना है और आपने लास्ट वेक्टर को जो है ना वो हेड की तरफ जो है ना वो मूव करना है, तो यहाँ से अगर हम इसका रिजल्टेंट ड्रा करें तो वो पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर की हेड की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो ये जो वेक्टर है इसे हम कहते हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ, जो कि बेसिकली किसके बराबर होता है, आर बराबर होता है हमारे पास F1 प्लस F2, मतलब वो उन दोनों फोर्सेस का जो है वो कंबाइंड इफेक्ट है। तो ये इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। उसे आप सिंपल जो है वो F का नाम दे सकते हैं कि हमारे पास ये वो टोटल फोर्स है, कंबाइंड फोर्स F है, F1 इक्वल्स टू F इक्वल टू हमारे पास F1 प्लस F2। अब इस तरह पे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो बच्चों ये था हमारे पास जो है ना वो हेड टू टेल रूल, जो इसको फॉलो करके हम किसी भी जो वेक्टर्स को जो है एडअप कर सकते हैं। फॉलो करो, हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, अगर तीन वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है, लेट्स सपोज एक वेक्टर जो है वो ईस्ट की जानिब है, दूसरा वेक्टर जो है हमारे पास वो नॉर्थ की साइड पे है, और तीसरा वेक्टर जो है हमारे पास वो दोबारा वेस्ट की साइड पे है। तो अगर इन दोनों तीनों वेक्टर्स को अगर हमने कंबाइन करना हो तो कैसा करेंगे कि पहले वो जो ईस्ट वाला वेक्टर है उसे वैसे ही ड्रॉ करेंगे इसकी डायरेक्शन के अंदर, बाद दूसरा जो वेक्टर होगा उसका हम वो उसके हेड के ऊपर से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर यहाँ से उसके हेड से जो है ना वो थर्ड वेक्टर हम वेस्ट की साइड जो है ना वो ड्रॉ कर देंगे A B C D। तो अब इन तीनों का रिजल्ट क्या आएगा, वो हम जो पहला वेक्टर A है उसकी टेल से जो है वो B वाला जो D वाला वेक्टर होगा उसके C वाला वेक्टर होगा उसके हेड तक जो है ना उसे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा R, इस ये बराबर होगा हमारे पास A प्लस B प्लस C, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर की कितनी मैग्नीट्यूड है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर भी तो एक वेक्टर है ना, अब उसकी रिजल्टेंट वेक्टर की कितनी मैग्नीट्यूड है, उसकी कितनी डायरेक्शन है, उसको हम किस किस चीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम भी जो है बुक टेक्स्ट बुक के नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो उसकी मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को हम इंडिकेट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, इस एंगल के साथ जो यहाँ थीटा एंगल बनेगा, और उसकी मैग्नीट्यूड भी जो है वो इसके कंपोनेंट्स के साथ जो है हम फाइंड करते हैं। तो ये था ये होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको जो है वो आज का जो लेसन है, लेक्चर नंबर 2 है, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो ऐड किया है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप ज्यादा क्यूरियस रहेंगे बच्चों तो आप ज्यादा लर्न कर सकेंगे, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में आप जितना ज्यादा क्यूरियोसिटी शो करेंगे ना, तो उतना ज्यादा उस चीज के बारे में जो है ना वो आप लर्न करेंगे। तो इसी के साथ जो है आप इजाजत दें, फिजिक्स विद प्रोफेसर, एंड रिमेंबर आवर मोटो, लर्न थिंक एंड अप्लाई, ठीक है। इसी के साथ जो है हम एंड करते हैं इस लेक्चर को। अल्लाह हाफिज। If you enjoyed today's lecture, don't forget to like, subscribe, and share physics with Professor with your friends.